मोदी सरकार ने अगले साल मार्च से पहले देश को नक्सलवाद से आजादी दिलाने का संकल्प लिया है और आज छत्तीसगढ़ में आतंक का दूसरा नाम बन चुके खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 43 साल का नक्सली कमांडर माडवी हिडमा साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में शामिल था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद साल 2013 में छत्तीसगढ़ के दरबा घाटी नक्सली हमले का मास्टरमाइंड भी माडवी हिडमा था। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीसी शुक्ला, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा समेत 29 लोग मारे गए थे। इसी तरह 2017 के सुकमा नक्सली हमले में भी इसी हिडमा का नाम आया था। इस हमले में भी सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए। इसी तरह के कई नक्सली हमलों के मास्टरमाइंड माडवी हिडमा को आज सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। माडवी हिडमा 26 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। दंतेवाड़ा और झीरम घाटी जैसे हमलों में शामिल था। हिडमा की पत्नी राजे उर्फ राजक्का भी मारी गई। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का चीफ था। सबसे घातक माओवादी अटैक यूनिट है ये बटालियन 1। सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी का यह मेंबर था। नक्सल कमांडर हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। नक्सल कमांडर बसवा राजू के मारे जाने के बाद दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का महासचिव बना था। गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा के खात्मे के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन दे रखी थी। डेडलाइन से 12 दिन पहले सुरक्षा बलों ने हिडमा को फोड़ दिया, मार दिया। यानी नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफ आतंकियों को खत्म कर रही है, दूसरी तरफ नक्सलियों। आतंकियों, नक्सलियों और अपराधियों पर मोदी सरकार के जीरो टॉलरेंस पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसीज को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अनमोल बिश्नोई सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में भी वो आरोपी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हर ऑपरेशन का जिम्मा खुद संभालता था। अनमोल बिश्नोई को पिछले साल नवंबर में अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था। उस पर भारत में 18 केस भी दर्ज है। यानी अब वो अनमोल बिश्नोई भी भारत लाया जा रहा है। कल सुबह 10 बजे वो भारत पहुंचेगा। यानी पीएम मोदी और अमित शाह का मिशन देश के अंदर हर तरह के दुश्मन के सफाई को लेकर क्लियर है कि छोड़ना नहीं, चाहे देश से बाहर भागकर यहां दहशत फैलाएं या कोई और। देखिए, ब्लास्ट तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन इसने पाकिस्तान को हिला रखा, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जो नए खुलासे हो रहे हैं उनसे मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों का डेथ वारंट तैयार होता जा रहा है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को अब तक का सबसे बड़ा और विस्फोटक वीडियो सबूत हाथ लगा है। जांच एजेंसियों को उमर का एक वीडियो मिला है। इसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग का महिमा मंडन कर रहा है। दिल्ली में चलती कार में खुद को उड़ा लेने वाले उमर का यह वीडियो जांच में एक बहुत अहम सबूत साबित हो सकता है। यही वो आतंकी है जिसने उस दिन गाड़ी में बैठकर बम बनकर उड़ गया था और कितने ही मासूमों की जान ले ली थी। लेकिन इस वीडियो में वो क्या कह रहा है, जरा सुनिए एक बार उमर को। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular उमर का यह वीडियो हाथ लगना एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि टेरर मॉड्यूल के बाकी आरोपी तो गिरफ्त में हैं, लेकिन उमर तो ब्लास्ट के साथ उड़ गया था। इसलिए उसका पुराना वीडियो, उसका मोबाइल, उसकी बाकी चीजें अब धीरे धीरे सच को सामने ला रही हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि यह उमर ने वीडियो बनाया कब और रिकॉर्ड कहां पर किया। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उमर पहले से लिखा कोई संदेश पढ़ रहा है। इससे सवाल यह उठता है कि क्या उमर किसी के आदेश पर पहले से लिखा संदेश पढ़ रहा था। जांच एजेंसियां यह भी पता कर रही हैं कि क्या यह वीडियो ब्लास्ट से कुछ दिन पहले का ही तो नहीं है। सवाल यह भी है कि वीडियो में उमर अंग्रेजी भाषा में सुसाइड बॉम्बिंग की बात क्यों कर रहा है।
क्या ऐसा किसी खास मकसद से किया गया? शुरुआती जांच में यह पता चला है कि उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता था और उमर का कमरा बिल्डिंग नंबर 17 में था। इसलिए ऐसा शक है कि यह वीडियो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही बना हो, यह संभव है। वीडियो के आखिर में उमर अपने कमरे की खिड़की भी दिखा रहा है, जिससे यह लग रहा है कि यह वीडियो किसी ऊपरी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुसाइड बॉम्बिंग को सही बता रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहा है, कह रहा है ये तो इस्लाम में ठीक है। और साथ ही आप देखिए कि वो इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है कि ये तो शहादत का काम है। मतलब जो सुसाइड बॉम्बिंग करके उड़ जाए, दूसरों को मार दे, वो इनकी नजर में शहीद है, तो ये अपनी नजर में शहीद हुआ है ये। और अभी तो सिर्फ उमर का एक वीडियो सामने आया है। आप सोचिए इसने क्या क्या किया होगा और ऐसे कितने उमर बैठे होंगे भाई। हो सकता है अभी कुछ और वीडियो, कुछ सबूत और सामने आए, क्योंकि जांच एजेंसियों के हाथ उमर का मोबाइल फोन लग गया है। यह वो मोबाइल फोन है जो उमर ने अपने भाई को दिया था और कहा था कि अगर उसका नाम न्यूज में आए तो तुरंत इस फोन को नष्ट कर देगा। दावा है कि उमर ने अपने भाई जहूर इलाही को यह कहा था कि वो इस फोन का डेटा डिलीट करके इसे पानी में डाल दे। उमर ने अपने भाई को यह फोन तब दिया था जब वो 26 से 29 अक्टूबर के बीच कश्मीर आया था, यानी ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही सब हुआ था। इसका मतलब यह है कि उमर के इस फोन में वो राज छिपा है जिसे उमर किसी भी कीमत पर छिपाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यह राज दूसरों के हाथ लगे। हो सकता है उमर के इसी फोन में पाकिस्तान के आतंकी संगठन से कनेक्शन के सबूत मौजूद हो, ऐसे सबूत जो पाकिस्तान को फिर बेनकाब कर दें। जांच एजेंसियों ने उमर के भाई को पकड़ा था। पूछताछ में उसने उमर के राज उगले और फोन के बारे में बताया। उमर के भाई की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ उमर का फोन लगा। हालांकि फोन डैमेज हो गया है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कुछ डेटा रिकवर कर लिया है। शुरुआती डेटा से पता चला है कि उमर बहुत कट्टर सोच वाला था। वो सुसाइड बॉम्बिंग से जुड़े आईएसआईएस और अलकायदा के रेडिकल वीडियोस देखता था। अब आप सोचिए कि जिन आतंकियों के रग रग में कट्टरता दौड़ रही है, जो धर्म के नाम पर सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हार्डकोर आतंकियों में भी हमारे यहां के नेताओं को भटके हुए नौजवान दिखने लगते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सुनिए जरा, जो उमर जैसे आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। इसके अलावा पीडीपी की एक नेता को सुनिए जो इस हालत के लिए मोदी सरकार की कश्मीर नीति को दोष दे रही। सुनिए जरा इन लोगों को। देखिए, ये ना तो कोई प्रीचर है कि ये इस्लामिक विद्वान है। ये भटका हुआ एक आदमी है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के अंदर सबसे पहले तो खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी सूरत भी जायज नहीं है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की दी हुई चीज को आपको लेने का इख्तियार नहीं है। और ऐसे भटके हुए लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना इस्लाम से इनका कोई वास्ता मतलब है। ये भटके हुए नौजवान हैं जो भटक करके इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। तो आप अगर सबको पनिश करेंगे, सबको आप देशद्रोही बनाएंगे कश्मीर में, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा? और मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ कि 2019 से जो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि यहाँ नॉर्मल सी है, यहाँ पूरा एक नॉर्मल माहौल हो गया है, ये कौन सा नॉर्मल सी है? इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि इसमें डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व। जैसे अब पुलिस अपना वर्जन कह रही है कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व इन दिस होल नेटवर्क, जो इनको मॉड्यूल मिला। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर ऐसा कारनामा क्यों करेगा? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग, बट दे डोंट वांट टू सी व्हाट इज रॉन्ग। कश्मीर में कुछ रॉन्ग नहीं है मैडम, आपके दिमाग में रॉन्ग चल रहा है। आपकी पॉलिटिक्स रॉन्ग दिशा में जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। कह रही हैं डॉक्टर कैसे आतंकी बन सकता है। मतलब डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर में कोई कमी नहीं थी, वो तो आतंकी बन गया क्योंकि सिस्टम खराब है। कश्मीर में हालात खराब हैं, कश्मीर में हालात खराब हैं। डॉक्टर उस वजह से आतंकी बना, तो उसको बाबरी मस्जिद का बदला क्यों लेना था? बोलता कश्मीर का बदला लेना है। 6 दिसंबर प्लान कर रहे थे ये लोग, बाबरी की बातें चल रही थी, इनकी दिमाग में बाबरी भरा है, उससे निकल नहीं पा रहे। और कश्मीर के हालात मैडम के हिसाब से खराब हैं। क्यों? क्योंकि इनको वोट नहीं पड़ रहे वहां, इनकी पार्टी को वोट नहीं पड़ रहे वहां पर, इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। इसलिए ये वो नेता हैं जो मोदी विरोध में आतंकियों का भी बचाव करने लगते हैं, उन्हें पीड़ित बताने लगते हैं, उन्हें हालात का मारा बताने लगते हैं। वैसे तो कहेंगे आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन बचाव फिर क्या देख के कर रहे हैं?
जबकि इसी देश के सिस्टम में रहते हुए इन्हें डॉक्टर बनने का मौका मिला। अंग्रेजी सुनिए इसकी, 2 कौड़ी की अंग्रेजी है, फिर भी कहीं एडमिशन मिला, कहीं जो है वो पढ़ा लिखा डॉक्टरी कर रहा था, फिर भी इसको देश में दिक्कत ही दिख रही थी। लाखों की सैलरी मिल रही थी लेकिन देश में दिक्कत थी। इनमें से किसी की सैलरी तो 4-4 लाख रुपए महीना है, फिर भी दिक्कत है। और तो दिक्कत तुम्हारे अंदर है, देश में क्या दिक्कत है भाई? इन्हें विदेश में घूमने का मौका मिल रहा था, डॉक्टर होने का मान सम्मान मिल रहा था, लाखों के रुपए महीने कमाने वाले और इंग्लिश बोलने वाले ये डॉक्टर दबे कुचले और पीड़ित तो नहीं थे। और पीड़ित होते भी तो आतंकी बनने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। फिर भी इंडी गठबंधन के नेताओं को इन आतंकियों में भटके हुआ नौजवान दिखता है। देश के हालात में कमी है लेकिन इनमें कोई कमी नहीं। लेकिन जांच एजेंसियों को पता है कि ये भटके हुए नौजवान कितने रेडिकल थे, कितने हार्डकोर आतंकी बन चुके थे। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों का पूरा फोकस उमर पर था। वो दिल्ली ब्लास्ट की सबसे अहम कड़ी है। उमर ने कार में खुद को उड़ा लिया था और जिस तरह से उमर अपने वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा था, उससे दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने का शक और गहराता जा रहा है, क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग जैश के आतंकी हमलों का ही एक तरीका है। दूसरी बात, 28 साल का डॉक्टर उमर उसी पुलवामा का रहने वाला था जिस पुलवामा में साल 2019 में सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला हुआ था। उस हमले में भी कार सवार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। पुलवामा हमले में भी जैश का हाथ था और अब दिल्ली ब्लास्ट में भी उसी पैटर्न पर आतंकी ने कार में धमाके के साथ खुद को उड़ा लिया। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन इसलिए भी पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि जैश का पोस्टर चिपकाने की घटना की वजह से ही यह पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बेनकाब हुआ।